जय हिंद। केंद्र सरकार ने 3 भारतीय कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। सरकार के अनुसार आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1898 और एविडेंस एक्ट 1872 अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं और इनमें से गुलामी की झलक भी आ रही थी। जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 होगा। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तापित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित। इन कानूनों में मुख्य बदलाव क्या क्या किए गए हैं? क्या ये कानून सच में गुलामी से पीछा छुड़वाने के लिए बनाए गए हैं या फिर हमें गुलाम बनाने का कहीं नया तरीका तो नहीं? आइए समझते हैं इस वीडियो में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त 2023 को अंग्रेजों के बनाए हुए 3 मूलभूत कानून को खत्म करके 3 नए कानून लाने का प्रस्ताव रखा है। गृह मंत्री के अनुसार इन 3 प्रस्तावित कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं बल्कि सबको न्याय देना है। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना और न्याय देने की प्रक्रिया में, न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है। अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है, वही होगा। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में कानून बनते कैसे हैं। भारत में कानून 3 तरीके से बनाया जाता है। पहला केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते। सबसे पहले बिल को लोकसभा या राज्यसभा में सरकार की तरफ से पेश किया जाता है, फिर उसके पक्ष और विपक्ष में बहस की जाती है जिससे बिल में क्या कमी है उसको ठीक किया जा सके। इसके बाद बिल पास होने के लिए वोटिंग होती है और ये सदन में मौजूद सदस्यों के आधार पर तय की जाती है। ऐसे में अगर सदन में संख्या पूरी है तो 2/3 बहुमत की जरूरत होती है बिल को पास करवाने के लिए। वहीं अगर सदन में काफी सांसद अनुपस्थित हैं या फिर वोट डालने के पक्ष में नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में 50% का आंकड़ा चाहिए होता है। एक बिल को कानून में बदलने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना बहुत जरूरी होता है। जब बिल दोनों सदन में पास हो जाता है तो फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति की आखिरी अनुमति के बाद बिल कानून बन जाता है। सरकार की तरफ से इन कानूनों में किए हुए मुख्य बदलावों को देखते हैं एक बार। सीआरपीसी में 484 से 533 प्रोविजन कर दिए गए हैं और आईपीसी में 511 से 356। एविडेंस एक्ट में 167 के बजाय 170 धाराएं की गई हैं। यानी कि बदलाव बड़े स्तर पर किए गए हैं। कुछ धाराओं को हटा दिया गया है, कुछ धाराओं को जोड़ दिया गया है और कुछ धाराओं में मॉडिफिकेशन किया गया है। सेडिशन लॉ जिसको राजद्रोह भी बोला जाता है उसको सेक्शन 124A से हटाकर 150 में लाया गया है। सेक्शन 150 कहता है भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाली कृत्य। इसमें कुछ शब्दों को जोड़ा गया है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, फाइनेंशियल मीन्स और सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज। किसी बैन की हुई संस्था से पैसा लेना या भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखना राजद्रोह माना जाएगा। टेररिज्म के लिए अलग से सेक्शन इंक्लूड कर दिया गया है जिसकी जरूरत भी थी। धारा 302 जो कि मर्डर के लिए थी उसको बदलकर 99, 100 और 101 में डाला गया है। सेक्शन 101 में भीड़ द्वारा हत्या करना भी शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर मॉब लिंचिंग के कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाया गया है जिसमें 7 साल की सजा, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का भी प्रावधान दिया गया है। इस कानून की डिमांड भी काफी लंबे समय से हो रही थी क्योंकि इंडिया में आए दिन
मॉब लिंचिंग के केसेस आते रहते हैं। सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर को चेंज करके 107 में डाला गया है। सेक्शन 69 में लव जिहाद यानी कि अपनी आइडेंटिटी छिपाकर शादी का वादा करके या नौकरी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना जघन्य अपराध माना गया है और इसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी दिया गया है। नए कानूनों में किसी महिला के फोटो या वीडियोज को वायरल करने में भी दंड का प्रावधान है। धारा 370 जिसमें होमोसेक्सुअलिटी एक ऑफेंस था उसको हटा दिया गया है। फेमस चीटिंग केस को 420 से हटाकर 316 में डाला गया है और आए दिन महिलाओं पर चैन स्नैचिंग या मोबाइल फोन स्नैचिंग होती रहती है, इसका कोई कानून नहीं था। नए कानूनों में मोबाइल स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग पर भी दंड का प्रावधान दिया गया है। एक्सीडेंट्स के मामले में चाहे आपसे डेथ ही क्यों ना हो गई हो, हाथों हाथ बेल हो जाती थी। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। इस प्रकार इस कानून को और भी सख्त कर दिया गया है। IPC 499 और 500 मानहानि को एक्सप्लेन करता है, जिसमें एक नई सजा का प्रावधान डाला गया है, कम्युनिटी सर्विस, यानी कि जज समाज की सेवा करने की सजा भी दे सकता है। राहुल गांधी मानहानि केस को अलग वीडियो में डिस्कस किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसको भी जरूर विजिट करें। इसके अलावा नए कानूनों में और भी काफी चेंजेस किए गए हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस कर पाना संभव नहीं है। 3 नए कानूनों के बारे में सरकार का पक्ष। गृह मंत्रालय ने मई 2020 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। सरकार के अनुसार कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट जजेज, हाई कोर्ट जजेज, सभी राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और विधि विश्वविद्यालय से इन कानूनों पर राय ली है। माननीय अध्यक्ष जी, 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेश, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और लगभग 270 विधायकों ने इसमें सुझाव दिए हैं। जनता के भी बहुत सारे सुझाव आए हैं जिसको कंसिडर किया गया। गृह मंत्री ने दावा किया है कि इन 3 नए कानूनों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को तेज करना है। अभी न्याय इतनी देरी से मिलता है कि न्याय प्रक्रिया से लोगों का विश्वास ही उठ गया है। तीनों विधेयकों के कानून बनते ही 3 साल से कम की सजा वाले मामले समरी ट्रायल के जरिए सुने जाएंगे। इससे सेशन कोर्ट में 40% तक मुकदमे कम हो जाएंगे। तीनों कानूनों का फोकस डिजिटलाइजेशन पर रहेगा, जैसे कि FIR, चार्जशीट, ट्रायल, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन और पेशी, सारी प्रक्रिया डिजिटल फॉर्मेट से की जाएगी। कानून में कोई कानून की अदालत में जाए तो न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं। लोगों की श्रद्धा उठ गई। कोर्ट में जाने से डर है। FIR से केस डायरी और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून के अंदर मैं लेकर आया हूँ। सर्च अभियान के मामलों में हमने देखा है कि पुलिस झूठे केस में फंसा लेती है, तो इन कानूनों में ये प्रावधान है कि सर्च अभियान के मामले सारे वीडियोग्राफी के थ्रू किए जाएंगे, जिससे पुलिस लोगों को झूठे केस में नहीं फंसा सकेगी। जिस केस में सजा का प्रावधान 7 साल या उससे ज्यादा का है, ऐसे केस में फोरेंसिक की टीम मौजूद रहेगी। सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले समय में हर जिले में 3 फोरेंसिक की टीमें मौजूद हों। इस प्रकार 2027 तक सारे कोर्ट्स कंप्यूटराइज्ड और डिजिटल हो जाएंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ बिल्स। मंत्री जी ने बिल बनाने में जिस कमेटी का जिक्र किया है, उस कमेटी की आलोचना की जा रही है, क्योंकि उस कमेटी में एक भी महिला मेंबर नहीं है। इसके अलावा दलित, माइनॉरिटी मेंबर, LGBTQ मेंबर और आदिवासी मेंबर भी शामिल नहीं हैं। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि प्रस्तावित कानून राजनीतिक उद्देश्य के लिए कठोर पुलिस शक्तियों के उपयोग की अनुमति देता है। लॉ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां एक तरफ पुलिस की शक्तियों को कम किया गया है, वहीं दूसरी तरफ उनको बहुत ज्यादा पावर दी गई है। जैसे कि पुलिस किसी पर्सन को बिना बताए 45 से 60 दिन तक हिरासत में ले सकती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पुलिस इसका दुरुपयोग कर सकती है। Under the Code of Criminal Procedure, you would get custody to the police for 15 days maximum, starting from the first day of arrest. Now that's been enlarged. Now you can have custody for 60 or 90 days as the case may be. So what does this law do? It gives more powers to the police. So what is the power that is already being misused with 60 to 90 days custody, it will be misused further, right? So this is enhancing the power of misuse
of the police agencies. एनडीए सरकार अंग्रेजों के कानून खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अपने कानून लाकर तानाशाही लेकर आना है। कपिल सिब्बल ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि सरकार ऐसे कानून बना रही है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, लोक सेवक, सीएजी और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। उन्होंने दावा किया है कि मैं न्यायाधीशों से सतर्क रहने का अनुरोध करता हूं कि अगर ऐसे बिल्स पास हो गए तो हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। कि जो ये बात करते हैं ना कि हम कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल ईरा जो कानून है उनको खत्म करना चाहते हैं, तो मेरा मानना ये है, जब मैं आपको ये बातें बताऊंगा, इनकी सोच ये है कि कानून द्वारा इस देश में डिक्टेटरशिप लाई जाए। ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें जज के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, किसी अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, किसी बैंक के अधिकारी जिसको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, सीएजी और कोई भी अधिकारी जो सरकार में काम करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, मैजिस्ट्रेट के खिलाफ भी हो सकती है, हाई कोर्ट जज के खिलाफ भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ भी हो सकती है। और मैं आज आग्रह करना चाहता हूं न्यायाधीशों को कि आप चौकन्ने रहिए। ऐसा कानून अगर पारित हो गया तो इस देश का भविष्य खतरे में हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये नए कानून आ जाते हैं तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकेंगे लोग। नए कानूनों में इस प्रकार का प्रावधान है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी के ऊपर भी राजद्रोह का केस दर्ज करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे कानूनों की समीक्षा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। संस्थाएं तो आपने खत्म कर दी, अब वो भी आप संस्थाएं खत्म करने जा रहे हो जहां लोग इंडिपेंडेंटली खड़ा होते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे पुलिसकर्मी जो कहते थे कि हम सही काम करेंगे, अब उनको भी खत्म करने जा रहे हो। अगर यही आपका लक्ष्य है तो आप साफ साफ कहते क्यों नहीं कि हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए? फिर अपने आप को आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों बुलाते हो? आप अपने आप कहो कि आई एम द फादर ऑफ डिक्टेटरशिप। मेरे विचार में केंद्र सरकार निर्णय पहले ले लेती है और सोचती बाद में है। यही सब हम डिमोनेटाइजेशन और आर्टिकल 370 के मामले में भी देख चुके हैं। कानूनों की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आने वाले समय यानी कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और वादा 2019 में किया गया था, तो मैनिफेस्टो में ये भी दिखाना है कि हमने काम किया है। नए कानूनों में अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको छुआ नहीं गया है, जैसे कि आज के समय में आदमियों पर हो रहे सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात ही नहीं की गई है। पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग पर भी कुछ बनाना चाहिए था। दल बदल, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं, इसका कानून और भी सख्त होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस के नैतिक मूल्यों का लगातार पतन हो रहा है, लेकिन इस पर जिक्र नहीं किया गया है। अगर नया कानून आता है तो सभी कोर्ट्स के न्यायाधीश, पूरे भारत के वकील और लॉ स्टूडेंट्स, पुलिस सभी प्रभावित होंगे। नए कानूनों को लागू करना अपने आप में चैलेंज रहेगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर बदलाव और सभी कोर्ट्स का डिजिटल करना, जिसमें कुछ लोग जो रिटायरमेंट पर बैठे हैं उन लोगों को काफी समस्या आएगी। वकीलों और न्यायाधीशों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि एक केस किसी वकील और जज के सामने पुराना 302 का है और एक नए 302 का, यानी कि एक मर्डर का और एक चेन स्नैचिंग का। सरकार को इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर काफी काम करना पड़ेगा। सालों से जुडिशरी की तैयारी कर रहे छात्रों के सामने अलग लेवल की चुनौती आएगी और रिटायरमेंट पर बैठे पुलिस अधिकारियों के सामने अलग लेवल की। कई कानून अच्छे भी बनाए गए हैं, जैसे कि विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों की तरफ ध्यान दिया गया। अभी के लिए बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया है। इस प्रकार के कानून और निर्णय एक दिन में नहीं लिए जाते। अगर किन्हीं कानूनों पर संशय बना हुआ है तो सरकार को टाइम लेते हुए वो संशय दूर कर देना चाहिए। छोटी छोटी बारीकियों और कमियों को दूर करते हुए इस प्रकार सरकार अपने निर्णय को ऐतिहासिक भी बना सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। जय हिंद।